पेपर्स में अभी 1 महीना रहता है वक्त। तुम तो वैसे भी 2 दिन पहले तैयारी करती हो। ऐसा क्या है कॉलेज में तो तुम जाने की रट लगा रही हो। पहले तो दिल नहीं करता था कॉलेज जाने का। वो बस कुछ सीधा बॉलिंग एरिया ले आया था। उसके साथ बॉलिंग खेलते वो उसे समझा रहा था, जो काफ़ी नारूठेपन से स्क्रीन पे लगे अपने नंबर और सिकंदर के नंबर को घूर रही थी। सिकंदर जानबूझकर भक्त से हार रहा था ताकि भक्त का मूड शायद इस तरह से ठीक हो जाए, मगर भक्त काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रही थी। इस बार वो किसी तौर पर मामा से सुलह नहीं करेगी। उसके चेहरे पे साफ लिखा था, तुम्हारी बारी। भक्त उठी। उसे स्मॉल साइज की बॉल में उंगलियां घुसाकर उसे उठाया। आप मेरे से आजकल बहुत रूड हो रहे हैं मामा। इसलिए मुझे अब इस क्लब से ज़्यादा कॉलेज अच्छा लगने लगा। कम से कम वो मेरी इज्जत तो करते हैं। सिकंदर को हंसी बड़ी आई, मगर हंसी को दबाते काफ़ी संजीदगी से बोला, मामा तो पागल हो गए हैं। मगर तुम्हारी क्लब में आप ही तो हैं। क्या वो भी तुमसे रूड हो गई हैं? आप उन्हें भी तंग करते हैं। मैं अब सच्ची मुच्ची उन्हें भगा कर ले जाऊंगी। उससे सिर्फ 2 पिंस गिराए थे। उसकी दूसरी बारी थी। उससे फिर बॉल उठाया। कहाँ लेके जाओगी उसे? दोनों के साइज देखो और बातें चेक करो। अच्छा, एक काम करता हूँ, तुम्हारे लिए ट्यूटर का बंदोबस्त कर देता हूँ। वैसे भी एग्जाम्स देने स्कूल थोड़ी जाना है तुमने, सेंटर जाना है। तब तक हालात भी बेहतर हो जाएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड वक्त, मैं तुम्हारा भला चाह रहा हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। वक्त ने इस बार सिर्फ एक पिलर गिराया। उसे मायूसी हुई। मुझे नहीं पढ़ना। एक काम करें, पढ़ाई ही छुड़ाते मेरी। वो अब जाकर टेबल के साथ जुड़ी घूमने वाली सीट पे बैठ गई। मार खाने का बहुत शौक हो रहा है बख्तावर मैडम को। हाँ। सिकंदर घुमा, सीने पे बाजू लपेटे बोला, तुम एग्जाम्स दो, उसके बाद मेडिकल स्कूल के लिए अप्लाई करोगी। मैं बिल्कुल नहीं करूँगी। वो सीधे अंदाज से बोली। सिकंदर गहरा सांस लेता रह गया। चलते हुए उसके पास आया और बैठकर बोला, अपने मामा और मम्मी का ख्वाब पूरा नहीं करोगी? मेरा नहीं तो अपनी मम्मी का सोच लो। क्या जवाब दूंगा? उसकी बात को डॉक्टर नहीं बना सका। इस काबिल नहीं हूँ बक कि तुम्हारी मम्मी की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा था। जब से आपकी आप ही मेरी ज़िंदगी में आई हैं, कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि वो बहुत खास हैं। हर कोई उससे पाना चाहता है। इसलिए मैं लड़ रहा हूँ। आपको और आपकी आपी की हिफाजत कर रहा हूँ, क्योंकि आप दोनों के अलावा मेरा कोई नहीं है। वो नरमी से उसका हाथ थामे उसे समझा रहा था। वक्त उसे हल्की से देखते हुए बोली, तो वे हन्नान मामा कौन है? सिकंदर ने उसके जिक्र पर दांत कचकचाए। वो एक नंबर का नौकर है, मुलाजिम है मेरा। बल्कि उससे भी क्या गुजरा। चूंकि वक्त के सामने वो अपनी लैंग्वेज को माइंड में रखता था, इसलिए उसे उसके सामने नौकर कहा, वरना दिल ही दिल में उसे सही फूल बरसा रहा था। वक्त का मुंह खुल गया। आज आप अपने भाई को नौकर कह रहे हैं, कल को मैं मसलन बन जाऊंगी। और आप ही को तो आपने भंगन कहने लग जाना है। उसकी इस बात पे सिकंदर अपने फर्ज शकाफ के को काबू ना कर सका। भंगन? उफ बख्तावर, यू आर टू मच। हंसते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। आप टू मच है मामा। ट्यूटर का बंदोबस्त कर देंगे, मगर रोल नंबर स्लिप लेने तो मुझे ही जाना होगा। अब की बार सिकंदर संजीदा हो गया। नहीं, जावेद ले आएगा, मैं कह रहा हूँ ना। अब तुम किसी सूरत कॉलेज नहीं जाओगी। अब फजूल सोचे छोड़ो, अच्छे से नंबर लो और बाहर जाने की तैयारी करो। हाँ, जब से बीवी आई है मुझे कह रहे हैं निकल जाओ। यहाँ तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा वक्त। बोलते हुए एकदम से उदासी से मुस्कुरा पड़ा। यही बात सोफी ने उससे की थी। काश वो सुन लेता अपनी बहन की बात। तुम्हारी जिंदगी संवारना चाहता हूँ मैं बख्तावर। वो संजीदगी से उसका हाथ थाम कर बोला, आई नो तुम्हें इस वक्त समझ नहीं आ रही, मगर बहुत जल्द तुम समझ जाओगी। पेपर्स दो अच्छे से, तुम रहने के लिए हन्नान मामा के पास जाओगी। फिक्र मत करो, उनके साथ उनकी वाइफ होंगी। और पता है वो कौन है? एकदम बख्तावर चौंकी। वो उससे पहले कुछ कहती, सिकंदर बोल पड़ा, तुम्हारी आपी की कज़न है, दुरीना। दुरीना आपी? रमशा आपी की कज़न है? हैं? हाँ, मगर ये खबर तुम्हारी आपी को नहीं होनी चाहिए। मैं तुम्हारी आपी को लेकर कहीं जा रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं मामा? क्या कह रहे हैं आप? वो एकदम बेचैनी से सिकंदर की ओर करीब हुई। मामा किधर जा रहे हैं? उसकी आपी ये हो क्या रहा है? रिलैक्स चंदा, जैसे ही आपके पेपर्स शुरू होंगे या शायद ख़त्म हो जाएं, तब तक मैं और आपकी आप ही वापस आ जाएंगे। लेकिन क्यों, मुझे अकेले? उसकी आंखें डूब आ गईं। बख्त, ये क्या यार, मैं जाता रहता हूँ ना। काम पे फाहरा माई होंगी, दुराइना तुम्हारी हानी मामो। मगर किस लिए? एक तो तुम समझती नहीं हो। मेरी बात अब चुप करो।
बताता हूँ। परसों मेरी और आपकी आपी का वलीमा इधर होगा। उसके अगले दिन मैं और आपकी आपी गिलगित के लिए निकलेंगे। वहाँ से हमारी फ्लाइट बाहर की होगी। तो आप दोनों अपने हनीमून पे जा रहे हैं? वो एकदम चुप होकर चौंका, फिर मुस्कुराया। समझदार हो मगर ऐसा नहीं है। तो फिर क्यों? कहाँ जा रहे हैं आप दोनों? सिकंदर ने सोचा है लोकेशन बता दे उसे। नहीं, झूठ बोलना पड़ेगा। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि जगह किसी को पता लगे सवाए उसके और हन्नान के। आजकल वैसे भी शक था। घर पे जब से अटैक हुआ वो बिल्कुल अलर्ट होकर रह गया था। बाकू जा रहा हूँ आपी को लेकर। बाकू? अच्छा, लेकिन क्यों? तुम्हारी आपी का इलाज करवाने। मगर ओह, ये जो आपी को बोलने में मसला होता है ये। सिकंदर ने गहरा सांस लिया। शुक्र, समझ तो आई आपको। रमशा का केस मैंने एक डॉक्टर से डिस्कस किया है। कह रही है कि वो बिल्कुल नॉर्मल बोल तो सकती है, मगर उसे तकलीफ होती है। उसकी वजह शायद उसके गले में सिस्ट है या डैमेज टिश्यू, जिन्हें रिमूव करवाया जा सकता है। मगर उसके बावजूद भी उसे स्पीच प्रॉब्लम होंगे, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़हनी दबाव का शिकार है। उसने खुद को बहुत अंडर एस्टिमेट किया है। हमें उससे गुस्सा दिलाना चाहिए। उसे हंसाएं या कोई भी ऐसी बात जिस पे वो बोलने पे बल्कि तेज़ बोलने पे मजबूर हो जाए। उसे एतमाद में लाना है, और ऐसा सब कम से कम इस माहौल में बिल्कुल नहीं कर सकता। यहाँ दिन ब दिन प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। बख्तावर उसकी बात सुनकर खुश हुई। अगर ऐसा है मामा तो पहली फुर्सत में बैग पैक करें। मैं चाहती हूँ हमारी आप ही बोलने लग जाए, बल्कि मेरे से भी तेज। इतना कि आप कानों को हाथ लगाएं। कानों को तो मैं ऐसे भी हाथ लगा रहा हूँ। डर लग रहा है मोहतरमा अभी से तेज मिर्च है। ठीक होने के बाद क्या करेगी? आपने मुझे ये खबर देकर खुश कर दिया। आप बेफिक्र हो जाए, बस जल्दी से आप ही को ठीक करके लाए। सिकंदर मुस्कुरा दिया और उसका सर थपक कर बोला, चलो खेल को मुकम्मल करते हैं। मैं आप लोगों का इंतजार करते करते थक गई, और आप लोगों के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। खाना ठंडा हो गया है। सॉरी आप ही। वो किसने कहा था तुम्हें इंतजार करने को? हमने तो नहीं कहा कि खाने पे हमारा इंतजार करो। खा लेती तुम खाना। बेइंतहा रूड लहजे में उसने रमशा को देखकर कहा, जो उसे देखने लगी। उसके तासुरात सिकंदर की आंखों की तरह सपाट थे। मेरा फर्ज है कि तुम। सिकंदर ने उसकी बात पूरी नहीं होने दी। पहले तो उससे फराइज तो पूरे कर लो, फिर सोचना इस तरह के टिपिकल फर्ज शर्ट्स को। ये काम तो घर के नौकर भी करते हैं। तुमने कौन सा कमाल का काम कर दिया? मामा, क्या हो गया? किस तरह आप इसे बात कर रहे हैं? रमशा सिकंदर को नहीं देख रही थी, फिर सोचकर बोली, यू आर राइट। मुझे आप लोगों का इंतज़ार नहीं करना चाहिए था, मगर मुझे कंपनी चाहिए थी जो मुझे जावेद और बाकी सब दे सकते हैं। वक्त, भूख लगी हो तो चंदा आ जाना। दुखती रग पे हाथ रखना कोई रमशा रऊफ से सीखे। सिकंदर ने मुठियाँ भींच ली। जावेद खाने में उसको कंपनी देगा? रियली? मैम, सर को मैं जाकर बुला लाता हूँ। वो ड्राइंग रूम में आई तो जावेद खड़ा फ़ोन पे किसी से बात कर रहा था। उसको देखकर जल्दी से फ़ोन बंद करके मुँहतब से खड़ा बोला, नहीं, उन्हें भूख नहीं है। जब लगेगी तो खुद कह देंगे। तब तक आप बैठो, हम तो शुरू करें। उसकी बात पे जावेद बौखला गया। मैं? हाँ, आप लोग क्या खाना नहीं खाते? खाना खाते हैं मगर अपने टाइम पर। तुम्हें हाँ वहाँ के इनविटेशन देने की ज़रूरत नहीं है। जावेद जाओ। बेइंतहा सख्त लहजे में कहता सिकंदर अंदर दाखिल हुआ था, जिस पर रमशा के चेहरे पे बेख्तियार मुस्कुराहट आई थी, लेकिन वो झुककर रोटी का नवाला लेने लगी। सिकंदर अपनी सीट पे बैठा उसे तेज नजरों से देखने लगा। मतलब उसकी आंखें कह रही थी कि सोचा भी कैसे। बेशक नाराज़ हूँ, रूठ जाऊँ, तब भी मेरे अलावा सोचना भी नहीं किसी को। बख्तावर भी चलकर रमशा के साथ आ बैठी। क्या लोगी बख्त? रमशा ने उससे देखकर बेख्तियार पूछा। मुझसे पूछना नहीं है कि क्या लोगे। बेशक नाराज़ हूँ, मगर बीवी है मेरी। सबकी बेगम साहिबा बस बनना है, मेरी बीवी न बनना। उससे चावल वाली डिश बेख्तियार उठाई जो वक्त के कहने पे रमशा उठाने वाली थी। रमशा ने उसे देखा जो चेहरे पे पीड़े तासुरात लिए चावल डाल रहा था। ये आखिर खफा किस बात पर है? वो सोच के रह गई। आप खाना क्यों नहीं खा रही शुमाइला? मिसिस रऊफ ने बेख्तियार सर उठाया। वो संजीदगी से उन्हें देखते हुए बोले, जो रोटी के निवाले को बड़ी बेरहमी से धो रही थी। जी, खा तो रही हूँ। उन्होंने बड़ी आहिस्तगी से कहते हुए बामुश्किल निवाला मुंह में डाला, जो बेख्तियार उनके हलक में फंस गया था। पता नहीं उनकी मिश्री को एक पानी की बूंद नसीब होती होगी या नहीं। उनकी आंखें भर आ गईं। रऊफ साहब को बड़ी तकलीफ हुई। उन्होंने खामोशी से पानी का गिलास उठाकर उन्हें पकड़ाया। जिन्होंने कामते हाथों से गिलास को पकड़ा
और उसका खून लेते हुए अचानक उन्हें पता नहीं क्या हुआ, वो फूट फूट के रो पड़ी। मेरी मिश्री को प्लीज़ ले आए, प्लीज़ मेरी मिश्री। उन्होंने मुंह पे हाथ रखते हुए रोते हुए अपने शोहर को देखते हुए कहा, जो बेबसी से लब दबा कर रह गए। क्या कहते वो? कहने को तो तसल्ली भी बाकी नहीं रही थी। 1 महीने से तसल्ली ही दे रहे थे, अब तो लगता था कि ये तसल्ली भी किसी काम की नहीं रही। उन ज़ालिमों को उस बेज़ुबान पे रहम नहीं आया। उससे क्या किसी का बिगाड़ा था जो उसे बिना किसी वजह के उठा कर ले गए? एक ही तो दुनिया थी मेरी, वो भी छीन ली। कहाँ जाऊँ मैं, बताएं मुझे। आप लोग सब इतने बेबस क्यों हो गए? मेरी बच्ची के लिए ही सबने क्यों बेबस होना था? उनके रोने में शिद्दत आ गई। अब उन्हें बीवी को संभालना पड़ा। उनके खेत बाजू फैलाकर उन्हें तबकते हुए एक बार फिर तसल्ली को सहारा देने लगे। ओह थैंक्स गुडनेस रफाकत भाई, आपने स्टेक्स बनाए। मैं इसी सब का वेट कर रही थी। सॉरी बेबी, इसमें टाइम लग गया। वो एक बड़ी सी गर्मा गर्म स्टेक की डिश लेकर आया था। रफाकत क्लब का कुक था। देखने में भी काफ़ी गुड लुकिंग था। पहले वो बड़े रेस्टोरेंट होटल्स में काम करता था। कुछ मस्ती की बिना पर उसे होटल वालों ने निकाल दिया था। पता नहीं क्या वजह थी, ये तो सिकंदर और वो खुद जानता था। उसके बाद सिकंदर ने उसे अपने खास कुक के तौर पे रख दिया, जो ज़्यादातर क्लब में होता था। क्लब पहले एक छोटा सा फाइटिंग क्लब हुआ करता था, जिसे सिकंदर ने बंद करके उसे कंट्री क्लब बनाने का सोचा था। अभी भी उस पर काम जारी था। उसका इफ्तिताह नहीं हुआ था, मगर बाहर से सिकंदर के मेहमान आते रहते थे। कारोबारी मीटिंग्स डीलिंग्स वगैरह भी यहीं होती थी। सिकंदर ने देखा, वो रमशा और भक्त के दरमियान जो थोड़ा सा गैप था, वो उधर खड़ा हुआ था। फिर वो झुककर स्टेक उठाकर भक्त की प्लेट में डालने वाला था। झुकने से वो बिल्कुल रमशा के करीब हो गया। सिकंदर से जब्त करना मुश्किल हो गया, लेकिन भक्त के सामने चूंकि वो वायलेंट नहीं होना चाहता था, इससे आहिस्ता सर्द आवाज से बोला, पीछे हो जा रफाकत। रफाकत ने चौंक कर सिकंदर को देखा। उसके चेहरे पे रकम कराहतगी पे वो एकदम पीछे हुआ। रमशा और भक्त ने भी चौंक के देखा। सिकंदर उठा और उसकी तरफ आया। रमशा को डर लगा, कहीं ये उस आदमी को बिला वजह ट्रैम्पल तो नहीं करने वाला। सिकंदर ने उससे डिश ली और नज़रों के इशारे से दफ़ा हो जाने को कहा। वो तो घबराकर जल्दी से सर हिलाता घूमकर लंबे लंबे डग भरता मंजर से गायब हो गया। रमशा ने शुक्र का सांस लेते हुए दोबारा खाने की तरफ मुतवज्जो हुई। सिकंदर ने भक्त को स्टेक डाला और डिश सामने रखी। कह नहीं सकती थी कि आप साइड पे रख दे, मैं खुद डाल लूंगी। देख तो वो भक्त को रहा था, मगर सुना किसी और को रहा था। बख्तावर एकदम कुछ कहने की बजाय हंस पड़ी। मामा, सिकंदर कुर्सी पे बैठे हुए बोला। बोलो। मैं सोच रही हूँ आप सब अपने वर्कर्स की छुट्टी कर दें, उनकी जगह फीमेल स्टाफ रख दें। रमशा ने भक्त को तेज नजरों से देखा। ये क्या कह रही है लड़की? उससे शरारत से आंख दबाई। रमशा ने उसको कोनी मारी। मेरा भी यही ख्याल है, सिकंदर ने ताइटी अंदाज में कहते हुए कोक का सिप लिया। अब रमशा ने उसे घूर कर देखा। उसे बर्दाश्त न हुआ तो बोली, हाँ, फिर ट्रेम्पल करने वाला नहीं, ट्रेम्पल करने वाली होगी। सिकंदर ने अपनी काली आंखें उठाकर उसे देखा। उसे ऐसे देखा था कि रमशा का दिल बेख्तियार धड़क उठा। वो बहुत पुरकशिश लग रहा था। वजह उसकी बढ़ती हुई शेप थी। वो होश थी कि अब उससे अपने स्टेबल को साफ नहीं किया था। वो फिर ठीक है, क्योंकि उसमें किसी की मौत वाक़या नहीं होगी, खतरे की नौयत कम होगी। ठहर कर कहते हुए वो अब खाने से हाथ उठा चुका था। नेपकिन से हाथ साफ करता उठने लगा कि रमशा की बात पर रुक गया। आपसे किससे कहा कि खतरे की नौयत कम होगी? बल्कि खतरे की नौयत पहले वाले ट्रैम्पलिंग से ज़्यादा होगी। वक्त बड़ी फैसिनेट होकर ये सीन देख रही थी, जैसे कोई फिल्मी सीन चल रहा हो। क्या डायलॉग मारते हैं दोनों। सिकंदर मुस्कुराया। वाज़ह रहे तंजिया मुस्कुराहट थी। एक हाथ टेबल पे रखते हुए दूसरा रमशा की कुर्सी की पुश पे रखकर वो झुका। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये आपने ही कहा है मिसेस रमशा? एक नाजुक और अच्छे दिल की लड़की जो किसी के लिए सख्त निकाह बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो मेरे लिए लड़कियों की जान लेगी। रमशा भी उसके अंदाज से मुस्कुराई। मैं लाख अच्छी मिस्टर सिकंदर हदीद, बट व्हेन इट कम्स टू यू आई एम कास्टी वुमेन। ओह! वक्त ने पीछे से हुटिंग करना ज़रूरी समझा, मगर सिकंदर की निगाह पड़ते ही उसने फ़ौरन खाने की तरफ रुख मोड़ा। अच्छे भले मामा ने एक बार फिर उस पर गुस्सा उतारना है फिर। नहीं, तुम ठीक कह रहे हो। अब कौन सी खुशियाँ मनानी है हमने? लोगों की तंजिया, हकारत भरी नज़रों और सवालों को देखने और सुनने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। अंकल, मैं समझ सकता हूँ,
आंटी और आनिया के बहुत अरमान होंगे, मगर दरअसल मेरी आप इस रिश्ते को जैसे कुछ समझ नहीं रही। वो मेरे लिए कोई ना कोई लड़की ढूंढने में लग गई हैं। उनको समझाता हूँ तो कहती हैं कि इतनी अहम होती तो अब तक तुम्हारे घर में इस वक्त मौजूद होती। वो कहती हैं मेरे दिल में चोर है, जबकि ऐसा नहीं है। उससे आधा झूठ और आधा सच कहकर उनको मनाने की कोशिश की, और ये सब वे उस डैश इंसान की वजह से कर रहा था। अरे बेटा, क्यों शर्मिंदा करवा रहे हो? बाद में भी हमने सादगी से रुखसती करवानी थी। आनिया तुम्हारे साथ जाएगी, वैसे भी उसका सारा सामान तुम्हारे घर में मौजूद है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं अभी कहता हूँ कि पैकिंग कर ले। आओ लॉन्ज में आ जाओ। मुझे तो डरा ही दिया कि पता नहीं कौन सी बात करनी है। वो जरा सा मुस्कुराया। नहीं, वो मुझे डर लग रहा था कि कहीं आप इस बात पर मेरी कुटाई ना लगा करने लग जाएं। तो चूंकि ये काम प्राइवेट में हो जाता तो बेहतर था। उसकी शरारत से कहने पे एक लम्हे के लिए जमाल अजीम हंस पड़े। ओ यंग मैन, कैसी बातें करते हो? तुम्हारी बीवी है वो। मैंने भला क्या कहना था तुम्हें? तुम जब चाहे उसे लेकर जा सकते थे। नहीं अंकल, मेरी बीवी बाद में, पहले आपकी बेटी। आप लोग पहले ही बहुत परेशान थे। ऐसे में मेरा इस तरह की बात कुछ मुनासिब नहीं थी, खासकर इस वक्त। लाइक तुम सच में जा रही हो? शरीना ने किताबें रखकर उससे इश्तियाक से देखा, जो मुंह फुलाए अपनी ज़रूरी चीज़ें दराज से निकाल कर बिस्तर पे फेंक रही थी। तो और क्या, मैं तुमसे मजाक कर रही थी। मेरी ग्रैंड शादी का वैसे भी पहले ही कोई सीन नहीं था, मगर हन्नान इस तरह करेंगे मैंने सोचा नहीं था। और मेरे एतराज़ करने का कोई सीन नहीं था, क्योंकि मैं जानती थी बाबा ने राज़ी हो जाना था। वो वैसे भी आजकल मामा से मेरी रुखसती के बारे में बात कर रहे थे। कह रहे थे कोई दिन रखकर सादगी से रुखसती कर लेते हैं। ज्यादा बेचारी बनने की जरूरत नहीं है, दिल में तो बड़े लड्डू फूट रहे होंगे तुम्हारे। शरीना ने शरारत से उसे देखते हुए कहा। बदले में दुरायना ने उसे घूरा। लेकिन मुझे अकेले छोड़कर क्यों जा रही हो? मैं अब यहाँ क्या करूँगी? आयना ने कपड़े हैंगर से उतार कर उसे देखा। मेरी वजह से तो खैर तुम मोहतरमा आई नहीं थी। अगर मिशी किडनैप ना होती तो अब तक मैं अपने घर की हो जाती। आप तो बस चंद महीने यहाँ रहने के लिए आई थी, फिर आपने अपना घर ले लेना था यहाँ पर। वो तो दादी जान ने मना कर दिया आपको, कोई ज़रूरत नहीं है, अकेली औरत का रहना ठीक नहीं है। जाहिर है, एक बड़े घर में मिशी को कोई धड़ल्ले से उठा कर ले गया तो अकेली औरत तो उससे भी ज़्यादा गैर महफूज है। वैसे एक बात पूछूं दुरायना? दुरायना ने चौंक कर सर उठाया। हाँ बोलो। मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ, तुम काफ़ी मुतमिन दिखाई दे रही हो। एकदम दुरायना का हाथ उसकी बात में साकित हो गया। वो ये भूल क्यों गई थी कि उसके सामने कोई आम लड़की नहीं, एक साइकेट्रिस्ट बैठी थी। गहरा सांस लेते उससे खुद को जरा गमगीन जाहिर किया। मुतमईन होना पड़ता है, अल्लाह के हवाले सब कर दो तो सुकून खुद ब खुद आ जाता है। मुझे यकीन है जहाँ मेरी मिशी है वो बिल्कुल महफूज है। उसका बाल तक बेगाना हुआ होगा। मिशी से ज़्यादा मुझे पप्पू के लिए तकलीफ़ है, और मैं उनके पास जाना चाहती हूँ। बाबा की मौजूदगी में तो जाने से रही, हन्नान के साथ जाऊंगी। पप्पू को ज़रूरत है मेरी सबसे ज़्यादा। ना सिर्फ पप्पू बल्कि वो शख्स जिसको तो सारी दुनिया जैसे भूल गई, मेरे चाचू। एकदम शरीना टटक गई। हाँ हदाद वो कहाँ है? दुरायना ने बताया था कि वो पहले हन्नान की रिहाइश गाह में आए थे, फिर पता नहीं कहाँ चले गए। उसे खुद कुछ नहीं पता था, वो बाकी सबको क्या बताती। हदाद का जिक्र तो जैसे अब होता ही नहीं था, लगता ही नहीं था जैसे वो घर का फ़र्द हो। दादी की ज़ुबान पे भी अपनी बेटी और रमशा के अलावा कुछ नहीं निकलता था। जमाल अंकल भी रमशा को ढूंढने में लगे हुए थे, और आयना हुज़ैफ़ा को भी रमशा और पप्पू ही की फिक्र थी। याद था तो वो सिर्फ शरीना के दिल को कुछ हुआ। उनके बारे में कुछ पता चला? वो कहाँ हैं, कैसे हैं? उसके लहजे की बेचैनी पे एकदम दुरायना चौंकी, मगर सर झटक कर बोली, हन्नान के घर पे हैं। हन्नान ने काफ़ी मिन्नतें की उनकी। वो इस शर्त पे माने कि किसी को भी घर वाले को उनके बारे में नहीं पता लगना चाहिए, और अगर पता लग भी जाता है तो कोई उनसे मिलने के लिए ना आए, वरना वो यहाँ से चले जाएंगे। उससे संजीदगी से बताकर कमीज सही करके रखी। शरीना को मुंह हैरत से खुल गया। हद्दाद वहाँ पर हैं और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अब की बार दुरायना ने बराह रास्त उसकी आंखों में देखा। उन आंखों की तड़प देखकर वो बिल्कुल ठहर गई। उसके ऐसे देखने पर शरीना गड़बड़ा गई। आई मीन हद्दाद सर वहाँ पर हैं, तुम्हें पता था तो तुमने सबको क्यों नहीं बताया? सब कितने परेशान थे, पहले ही रमशा को। सब परेशान थे या तुम तड़प रही थी? उसकी बात काटते हुए दुरायना उसके पास आई। शरीना का दिल रुक गया। उसके दिल का हाल उससे खुद से सही से
आया नहीं किया था। दूसरे के मुंह से ये बात सुनना बहुत अजीब था। मैं क्यों भला तड़पूंगी? मैं तो वैसे ही कह रही थी कि इस वक्त उन्हें अपनी फैमिली। एक बार फिर उसकी बात काटी गई। मैं बेशक साइकेट्रिस्ट नहीं हूँ शैरी, मगर मैं जानती हूँ मोहब्बत करने वालों का क्या हाल हो जाता है। तभी मैं कहूँ, तुम बेशक शोक चंचल लड़की ना सही, मगर फिर भी तुम एक पॉजिटिव खुशचिल लड़की नहीं। अचानक से तुम इतनी डल, चिचड़ी और खामोश किस वजह से हो गई? यू लव चाचू है ना? वो तो उसकी बात पर फुकला गई। कैसी बातें कर रही हो? ये प्यार व्यार की बात कहाँ से आ गई? वो एकदम उठकर अपनी किताबें उठाते हुए बोली, ये तो मैं पूछना चाहती हूँ कि तुम्हें चाचू से मोहब्बत ये कब हुई थी? जहाँ तक मुझे याद है, एक मुलाकात ही हुई थी तुम दोनों की, और उस मुलाकात में चाचू गुस्से से पागल हुए दिए थे, जबकि तुम उन्हें काम डाउन करने की कोशिश कर रही थी। वही तो एक मुलाकात हुई है, वो भी सरसरी सी, और तुम मुझे उनकी महबूबा समझ बैठी हो। पागल हो गई हो यार। अब जल्दी पैकिंग करो, हन्नान तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। उससे बाल कानों के पीछे करते हुए अलमारी खोली और बुक्स रखकर अपना बैग निकाला। बोल लो, जितनी झूठ बोलने हैं बोल लो, मगर अब मैं जा रही हूँ, और अपने बेहिस से चाचू को झुंझोड़ना है कि कोई आपसे बेतहाशा मोहब्बत करता है। आपके जाने से उसकी ज़िंदगी बेरंग सी हो गई है। बज़ाहिर तो वो खुद कितनी कंपोज और मुतमिन दिखाई देती है, मगर अंदर से जितनी वो टूटी वो सिर्फ वही जानती है। उधारा दुराई ना कैसी बातें कर रही हो? मुझे उनसे मोहब्बत नहीं है, और तुम उधर जाकर उनसे कोई फजूल बात नहीं करोगी। मैंने ज़रा सा उनका हाल क्या पूछ लिया, तुम समझ बैठी उनसे मोहब्बत कर बैठी मैं। दरवाजे पे पड़ती दस्तक पे वो तेजी से बोली जा रही थी, एकदम चुप हो गई। नहीं, उसे दोबारा खुलवाओ। रमशिया के सामने थोड़ा बहुत तो ऐसा करना था, वरना तुम्हें पता है पिछली दफ़ा की तरह फिर से उसे सरेआम आ जाना था। और इस बार उसके हाथों में एक्स की बजाय बंदूक होनी थी। उस लिफ्ट को बंद करो और तैमूर और बाकी सबको बुलवाओ। ब्रेड के चक्कर में मैं बाकी मेहमानों को भूल गया। घर में कोई मसला तो नहीं है उन्हें? सिगरेट की कश लेता वो टहलते हुए जावेद से पूछ रहा था। जी सर, बिल्कुल ठीक हैं वो। उनकी पूरी तरह से खिदमत कर रहे हैं हम। मगर जेम्स से पूछा कि अब दोबारा मैच कब होगा। 3 दिन हो गए सिकंदर भाभी मिलने नहीं आया हमसे। मैच होना भी है कि नहीं? ठीक कर रहे हो। मेरी गलती है, इस सब में ध्यान ही नहीं गया। उससे सिगरेट आधी फेंकते हुए फिर बात जारी की। उनको कहो होगा मैच ज़रूर होगा। जाहिर है उन्हें बुलाया है तो उसके पीछे मकसद भी बड़ा है, और उस जहांगीर का भी बंदोबस्त करना है। सारे काम मैसअप होते गए हैं एक साथ। पहले रूस वाले से डीलिंग करते हैं, 3-4 मैच के बाद उनको फारिग करके जहांगीर के मामले पे आते हैं। वो तो शुक्र कर रहा होगा कि 3 दिन इन चक्रों में मैं उससे कुछ नहीं पूछा। मुझे पता है सारी इन्फॉर्मेशन उसने अपने भाई को ही दी है, वरना उसके भाई कैसे मेरे घर पे आराम से हमला करवा सकता था। है, 1 हफ्ते में सारा काम करना है। अच्छा, इवेंट वालों से बात की तुमने? हाथ पीछे पुश पे बांधे वो उसकी तरफ मुड़ा। वो उसे डिटेल्स देने लगा। ये मूवी मैं पहले देख चुकी थी, मगर मैं दोबारा आपके साथ देखना चाहती थी। आए, आपके साथ तबसरे करके वैसे कितना मज़ा आएगा। आप भी, अब तो आप बोलती हैं। टीवी का वॉल्यूम ऊंचा करते वक्त ने सोफे पे अपने साथ बैठी रमशा को देखा, जो होले से हंस पड़ी। मैं बोलती नहीं थी, मगर मेरी बात, अंदाज तुम्हें समझ तो आ जाते थे। हाँ, आ तो जाती थे, मगर वही ना, आपके मुंह से जो कही बात है वो आपके इशारों में कहा। सच में आप ही, आप इतना खरा बोलती हैं। सच आप ही, आप इतना खरा बोलती हैं कि मेरे रफ टफ से मामा भी चुप हो जाते हैं। रमशा ने उसकी बात पे मुंह बनाना जरूरी समझा। कहाँ, वो तो तुम्हारा लिहाज करते हैं, वरना देखना था मेरी क्लास लगती। अब ऐसा भी नहीं है। मामा रियली अडोर्स यू। देखा, रफाकत भाई के एकदम आपके करीब हो जाने पे कैसे हाइपर हो गए थे। ना जाने क्या हशर हुआ होगा उनका। रमशा ने इस बार कुछ नहीं कहा था। क्या कहती, मगर सिकंदर की बढ़ती पोसेसिवनेस समझ से बाहर थी। वो इतना पागल क्यों हो जाता? ऐसे तो हो नहीं सकता। बेशक उसे रमशा से बेपनाह मोहब्बत थी, मगर वो देखती थी, जब कोई रमशा को देखता या उसके करीब आता था, उसकी आंखों में तपिश के साथ एक खौफ था। उन काली आंखों में खौफ की लहर समझ से बाहर थी। उस सिकंदर से पूछी तो उल्टा उससे उसे सुनाना था, इनकार करना था। इतना तो वो जान गई थी, उसे ये बात शायद बख्त को पता हो। बख्तावर, बख्त फाटा की सिप लेते हुए बोली, जी आप ही, आपके मामा मतलब कि शुरू से ऐसे ही हैं।
मतलब मैड, क्रेजी, पोजेसिव से? बख्तावर ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। सच्ची बताऊं, पोजेसिव वो मेरे हवाले से थोड़े बहुत थे। मतलब कि मेरी इतनी केयर करते थे, शायद ही कोई मामा इतनी केयर अपनी भांजी की करता हो। वो कंट्रोल फ्रीक थे, गुस्सा आता था तो जाहिर नहीं करते थे, लेकिन उनकी सर्द आंखें सब कह देती थी। क्या पता बाद में किसी की पिटाई भी करते हो, मगर जब से आप आई हैं तब से वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे हैं। बात बात पे गुस्सा, चिड़चिड़ा होना, आपके आसपास किसी मर्द को बर्दाश्त न करना, इसका मतलब होता है उन्हें प्यार हो गया है, वो भी आपसे बेतहाशा। रमशा एकदम उसकी बात पे ब्लश कर गई। मगर प्यार तो वो तुमसे भी तो करते हैं वक्त फिर। या अल्लाह, मेरे से वो प्यार एक माँ बाप की तरह करते हैं, माँ बाप की तरह डांटते हैं और माँ बाप की तरह ख्याल भी रखते हैं। मगर आप उनकी बीवी हैं ना, सिर्फ बीवी। यू आर हिज लव ऑफ लाइफ, इज एवरीथिंग। और इस मोहब्बत में या तो इंसान शांत हो जाता है या पागल दीवाना। रमशा हैरत भरी नजरों से भग के संजीदा अंदाज को देख रही थी। ज्यादा हैरान होकर ना देखी मुझे, मैं नॉवेल्स बहुत पढ़ती हूँ और उसमें ऐसी बातें होती रहती हैं। वैसे कुछ ज़्यादा गहराई में पढ़ती हूँ, इतनी बड़ी बड़ी बातें तो मुझे भी नहीं आती। अच्छा छोड़ें इन बातों को, ये बताएं आपको ये हैंडसम टॉल हीरो कैसा लगता है? मामा वाली बात नहीं है, मगर फिर भी बताएं ना, डैशिंग नहीं है। वो रमशा की तवज्जो टीवी की तरफ करती, जहाँ बिलाल अशरफ टीवी स्क्रीन पे छाया हुआ नजर आ रहा था। रमशा एकदम झुंझलाई। कैसी बातें करती हो वक्त? उफ वापी, जानती हूँ मामा इज इंटरेस्टिंग, मगर वैसे बताए ना ये कैसे लगते हैं आपको? कोई तो क्रश रहा होगा मामा से पहले, ऐसा तो हो नहीं सकता। कैसी सूखी सड़ी जिंदगी आपने गुजारी होगी। नहीं मेरा, एकदम उससे देखा टीवी के साइड कॉर्नर ग्लास में सिकंदर अक्स नजर आया था, मतलब कि हम दोनों की बातें सुन रहा था। हाँ इतने क्रश नहीं थे, मगर एक था। उसको दिल ही दिल में बड़ी हंसी आई ये कहते हुए वक्त हंसी। अच्छा, कौन? सच्ची में मामा को नहीं बताऊंगी, मैं तो आपकी फ्रेंड हूं ना। वक्त अब अच्छा लगता है। उफ, कहीं बोलते हुए हंसी न छूट जाए। ऐसी बातें करने का छोड़ो तुम, बताओ। मैं बताऊंगी, मगर आप बताएं ना प्लीज प्लीज। आप ये टिपिकल वाइफ की तरह ये ना कहना शुरू कर दीजिएगा कि तुम्हारे मामू वक्त मुझे अच्छे लगते हैं। उफ, कैसी भांजी हो। अच्छा लगता है ऐसी बात अपनी मामी से करना। कनखियों से उसका सख्त चेहरा नजर आ रहा था जो खुद पे सब करता दिखाई दे रहा था। या अल्लाह, फट ही ना पड़े आदमी। अव्वल तो आप मेरी मुमानी नहीं, आप ही हैं, दूसरा मेरी दोस्त है। अच्छा अच्छा, अपने मामू को ना बताना, मुझे बिलाल अशरफ ही अच्छा लगता है। वक्त उससे पहले कुछ कहती एकदम फ़ोन की टोन पे दोनों चौंके। रमशा का दिल उछल पड़ा जब सिकंदर ने कुछ रद्द अमल किया हो, मगर भाग के फ़ोन से वो ज़रा रिलैक्स हुई। ओहो, किसी की कॉल है? मेरी दोस्त की कॉल है, अभी मैं अटेंड करती हूँ। तब तक आप देखिए हीरो को, शरारत से कहती वो सामने वाले खुले दरवाजे की समेत पड़ी। उसे सिकंदर को पीछे खड़े देखा नहीं। तो तुम्हें अच्छा लगता है ये हीरो? सपाट सर लहजे में रमशा ने घूमकर सर उठाकर उसे देखा, जो बिल्कुल आगे आ चुका था। वो बड़े बेतासुर नजरों से सामने टीवी में मौजूद उस हीरो को डायलॉग मारते हुए देख रहा था। आप? रमशा को अब समझ नहीं आई क्या जवाब दे, कहीं ये शरारत महंगी न पड़ जाए। मगर वो इतनी देर से रूड हो रहा था, उससे इग्नोर कर रहा था, तो इतना तो तंग करना बनता था। क्या हुआ? मुझे क्यों देख रही हो? उसे देखो जो मेरे से ज्यादा हसीन और अच्छा लगता है। उससे अच्छा पे जोर दिया। अब क्या कहे आगे से, वो लब दबा कर रहेगी। नाम भी मेरे से अच्छा है, बिलाल अशरफ। सिकंदर हदीद भी भला कोई नाम होता है? वो इतने नॉर्मल अंदाज में क्यों बात कर रहा था? उसका नॉर्मल रवैया समझ से बाहर था। रमशा ने हैरत से देखा, मगर उसकी सर्द पड़ती आंखें ना जाने क्यों से डरा रही थी। तुम्हें पता है रमशा, ये टीवी कितने का है? उसकी अजीब सी बात पे रमशा एकदम ठटक गई, फिर उससे कहा, "क- क्यों?" 3 लाख का है, मगर चूंकि अब मुझे ये जहर लगने लगा है तो मैं। उससे आओ देखा ना था, सीधा जेब से गन निकाल कर टीवी को शूट कर दिया, जैसे उसने बिलाल अशरफ को शूट किया हो। साइलेंसर की वजह से गोली की कोई आवाज़ आई, मगर टीवी को गोली लगने से धमाके से ज़रा कम आवाज़ आई थी। रमशा ने एकदम डर कर मुंह पे हाथ रखा, उसका दिल रुक सा गया था। उफ, क्यों भूल गई थी कि ये सिकंदर हदीद था। सिकंदर ने उसका बाजू पकड़ा और उसे उठाकर अपने करीब करते हुए खतरनाक लहजे में कहा,
इस जुबान से सिर्फ मेरा नाम निकलना चाहिए, वरना आज जो ये टीवी टूटा है, कल उसकी लाश उठाकर तुम्हारे सामने फेंक दूंगा, चाहे वो जो कोई भी हो, जिस कोने से भी हो, उसका कसूर हो या ना हो। आई swear, रमशा, आई विल किल हिम। डोंट मेस विद मी, अदरवाइज यू विल फेस कॉन्सिक्वेंसेस। सिकंदर, मेरी बात। खामोश। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। रे, समझी? मैं अपने मरने के बाद भी तुम्हें किसी को दे नहीं सकता, तो मौजूदगी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आइंदा किसी भी मर्द का नाम तुम्हारी जुबान पे ना आए। बोलो। माय गुडनेस मामा, ये क्या कर रहे हैं आप? और ये क्या किया आपने? वक्त की बात पे सिकंदर को एकदम खुद को कंट्रोल करना पड़ा। बख्तावर, अपने रूम में जाओ। सिकंदर ने तहम्मुल भरी सांस लेते हुए बख्तावर को देखे बगैर कहा। बख्तावर उन दोनों के सामने आ गई। रमशा बिल्कुल खामोश थी। वो तो बस टीवी की तबाही पे नजरें जमाए सोच रही थी कि सिकंदर के साथ कुछ तो ज़रूर हुआ है, वरना इतनी सी बात पे कौन पागल होता है। ये जोक था, गुस्सा कर सकता था, मगर इतना भी क्या कि टीवी तोड़ दे। मामा, आपको हो क्या है? आपने टीवी पे हमला क्यों किया? और ये आपके हाथों में गन क्या कर रही है? आप ही को। सिकंदर ने गुस्से से बंदूक को जमीन पे पटका कि रमशा और भक्त उछली। उफ, इतनी वहशत पे उनका दिल काम गया। यही प्रॉब्लम है तुम सब लोगों की। किसी ने आज तक मुझे नहीं समझा, और ना ही कभी समझने की कोशिश करेगा। तुम्हें उससे रमशा की तरफ इशारा करते हुए चीख कर कहा। लगता है कि अगर मैं अपने बाप को मार सकता हूं तो तुम्हें भी मार सकता हूं। तुम्हें क्यों मारूंगा मैं? भला अपनी जिंदगी को अपने हाथों से कोई दूर कर सकता है? जिसने मुझ जैसे मुर्दा दिल, मुर्दा ज़मीर आदमी को जिंदगी के नए मायने बताए, सांस लेने की वजह बनी वो, रोका, एहसास बख्शा, खुशी अपने इस मुर्दा दिल में फूटती हुई महसूस हुई। हाँ, मैं कभी भी कुछ भी कहने से नहीं डरा। मुझे इस लड़की ने जिंदगी दी। मैं अब कुछ भी करने से पहले सोचता हूँ, पी नहीं सकता। इस लड़की की वजह से ड्रिंक करना मेरी आदत बन चुकी थी। समझो एक जिंदगी का साथी थी मेरी, उस तक को छोड़ चुका हूँ इस लड़की की खातिर। एक फाइटर हूँ, मगर चाह कर भी इस लड़की के थप्पड़ और आंसू की बदौलत क्लब में नहीं जा सकता। उसका नाम किसी और की जुबान पे आए, उस तक को काट डालना चाहता हूँ। इसके आसपास कोई शख्स आता है तो डरता हूँ जो चीज़ मैंने इसको पास पाकर महसूस की, अगर किसी और ने कर ली और इसे मुझसे छीन लिया तो। वो रुका। भक्त और रमशा सांस रोकी उसे सुन रही थी। सबसे ज्यादा शौक बख्तियावर थी। इस बार पागल होने की बजाय मर जाऊंगा। मामा, सिकंदर ने अपनी सुर्ख आंखें बंद की फिर खोली। दिस वुमन इज माई लाइफ, एंड आई एम नॉट गोना लेट एनीवन इन दिस वर्ल्ड टू टेक दिस लाइफ अवे फ्रॉम मी। सिकंदर, रमशा का इख्तियार न रहा और आंसू की नन्ही सी बूंद टूटकर उसके गालों पे फिसली। सिकंदर ने सर हिलाते हुए झुककर बस सोल उठाया और खामोशी से कुछ भी कहे बिना चला गया। वो लंच के टाइम नीचे आया था, वो भी माँ के बिना कहे, क्योंकि उसे वक्त का, भूख का, किसी चीज़ का एहसास नहीं होता था। पर कुछ दिनों से खौफ के नज़र में उससे अलर्ट होना पड़ा था। वो अपने सुकून की खातिर कुछ भी करने को तैयार था, हालांकि उसका दिल बेहद खराब होता था अगर कोई भी बात उसके दिल के, अपने सुकून के खिलाफ करनी पड़ती। कुछ दिनों से उसे एहसास हुआ था कि कोई उसे कमरे में घुसा है। पहले तो उससे अपना वहम समझा था, मगर जब ऐसा रोज़ाना होने लगा, फिर उसके बाद से उसकी सुकून आवर शय भी आहिस्ता आहिस्ता कम और गायब होने लगी, तो उसे खौफ ने अपने घेरे में ले लिया। उसे यकीन हो गया कि कोई उस पर नज़र रख रहा और कुछ हद तक अपनी वार्निंग भी दे रहा है कि अगर सुधरोगे नहीं तो बहुत पछताओगे। कहो कि अभी तक ये कोई मैसेज तो ऐसा वैसा नहीं मिला था, मगर इशारे ही काफ़ी थे अपनी बात कन्वे करने में। मंशियात का कम इस्तेमाल करने पर उसकी तबीयत बहुत गिरने लगी थी। कभी मतली आती, कभी चेहरा नीला, सफ़ेद या पीला हो जाता, कभी अंदर आँख भड़कती हुई महसूस होती कि वो भागकर घंटों तक शॉवर में खड़ा हो जाता, या इतनी सख्त गर्मी में भी इतनी सर्दी लगती कि जितनी गर्म स्टफ, कपड़े, कंबल उसके पास मौजूद होते, उसको अपने गिर लपेट कर आंखें बंद करके फिर भी कामता रहता। जब ये सारे एहसासात हावी होने लगते तो मजबूरन उसे ट्रक का इस्तेमाल करना पड़ता। माँ बाप तो उसकी तबीयत पूछ पूछ कर थक चुके थे, मगर वो उन्हें कहता वो बिल्कुल ठीक है। और तो और इतना बदतमीज़ हो गया था कि उन्हें जवाब देने शुरू हो गया। चीखना, चिल्लाना, तोड़ने फोड़ने तक आ गया। बाप के थप्पड़ और माँ के आंसू से उसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। माँ बाप को तो समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे हैंडल करें।
2 दिन से उन्होंने उससे मुखातिब करना छोड़ दिया था, जैसे उसको उसके हाल पे छोड़ दिया था। इतनी जल्दी हार मानने की क्या वजह थी? बहरहाल वो ज़रा पुरसुकून हो गया था। क्या उससे पूछगिछ नहीं किया करते थे? खाने के लिए बुला लेते थे, कहीं जाना हो तो बता देते थे। स्कूल से तो उसे छुट्टियां थीं, उसकी वजह से वो और दुनिया से आहिस्ता आहिस्ता कटने लगा था, और यही चीज़ उसके वालिदैन के लिए तशवीश दे बात थी। अब वो क्या करेंगे उसका? कैसे ठीक करेंगे उसे? 2 दिन बड़े सुकून से गुजर गए, तो आज वैसे इश्तियाक हुआ कि देखिए वो वाकई उसे उसके हाल पे छोड़ चुके हैं। अगर ऐसा है तो अभी अली को कॉल करके डीलर को बाहर बुला लेगा, उसे सख्त ज़रूरत थी ट्रक की। वो नीचे आए तो खामोशी और वीरानगी ने उसका इस्तकबाल किया। अब्बू तो उसके वैसे भी देर से आते थे, मम्मी अमूमन घर पे होती थी, या अगर कहीं जाना होता तो नानी से मिलने चली जाती थी और शाम को आती थी। चूँकि उनके घर में एक काम करने वाली और बाहर चौकीदार था, तो उसे घर पे अकेले छोड़ देते थे। वो किचन में आया, उससे लाइट ऑन की, फ्रिज से जाकर उससे कोक की बोतल निकाली। अली का मशवरा था कि अगर ट्रक कम पड़ जाए तो फीसी ड्रिंक्स का इस्तेमाल उस वक्त ज़्यादा करूं, इससे आपके अंदर का थ्रिल, जोश मारती फीलिंग कायम रहेगी। बड़ी बेतुकी सी बात ज़ोरोन को उसकी लगी थी, मगर फिर भी वो कुछ वो कहता था उस पे अमल करता था। ग्लास भर के उसे उठा कर सीधा ऊपर आया और अपना फ़ोन दराज से निकाल कर उससे अली को टेक्स्ट किया, और फिर दोबारा नीचे आया और जाकर टीवी लाउंज में बैठ गया। वो उसके रिस्पॉन्स का इंतज़ार कर रहा था, जब किसी के कदमों की चाप उसे सुनाई दी। एकदम ग्लास से कोक का सिप लेते हुए वो ठहर सा गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सीढ़ियों से उतर रहा हो या शायद चढ़ रहा। उससे अपना सर झटका, एकदम उसका फ़ोन बज उठा, तो उसे बेख्तियार उठाकर वो शुरू हो गया। यार, कितनी देर से मैसेज किया है, तुम्हें रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? अच्छा अच्छा, इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? अच्छा, मैंने बताना था घर पे कोई नहीं है। हाँ, प्लीज़ अगर है तो देने आ जाओ। पैसों का कभी मसला हुआ है, और आज तो अम्मी भी नहीं है घर में। ठीक है, फिर 10 मिनट में पहुँचो। ओके ओके। उसने फ़ोन बंद करके रखा और ग्लास टेबल पर रखने लगा कि उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। चेहरा घुमा कर देखा तो एकदम किसी अजनबी चेहरे को देखकर उसके हाथ से ग्लास छूट गया। अजनबी शख्स ने उसे सर दबा देखा और अपनी फिसलती हुई सनग्लासेस को पीछे धकेलते हुए कहा, तो तुम हो ज़रून, हमदान के बेटे? उसको हुक्म दिया था कि वो अपनी आवाज़ में सख्ती रखे, मगर चाहकर भी उस बच्चे को देखकर ये ना कर सका, तो सपाट लहजे में उससे पूछा। जी, कौन हो तुम? उसके तो छक्के छूट गए थे, क्योंकि उस आदमी के हाथ में पिस्तौल मौजूद था और उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। उसने भी हिम्मत करके तेज आवाज़ में उससे पूछा। मुझे छोड़ो बच्चे, अपनी खैर मनाओ। वो गहरी सांस लेकर आगे बढ़ा। तुम चोर हो, आगे मत बढ़ना वरना मैं चीख कर सबको बुलाऊंगा। बाहर गार्ड है, सुनो। वो बिदक कर उठा, पैरों में टूटे गिलास का कांच अंदर घुस गया, मगर वही बात उसे महसूस हो तब न। आई एम सॉरी, मगर आधी अधूरी बात छोड़कर उससे पेंट की जेब से रुमाल निकाला और उसके चीखने से पहले उसे काबू में करके बेहोश कर चुका था। उसे पकड़ते हुए उसे जल्दी से फ़ोन उठाकर ब्रूटस को कॉल मिलाई। हाँ, मैंने उसे बेहोश कर लिया है। अब क्या करूं? जवाब में ब्रूटस उसे खरी खरी सुना रहा था कि वो झुंझलाकर बोला। तुम आधी अधूरी बात छोड़कर कहते हो जो मर्जी आए करो। मैं इस बच्चे का क्या करूं और कहाँ लेकर जाऊं? अब ये भी मैं सोचूं, तुम्हारे बोझ से तुम्हें किस लिए रखा है? उसकी बात पर वो दांत पीसते हुए बोला। मुझे धमकी मत दो, एक तो मेरे से। वो आगे से कुछ कहता कि ब्रूटस से खटाक से फ़ोन बंद कर दिया। अमर को गुस्सा बड़ा आया, मगर अब जो कुछ करना था उसी ने करना था। फ़ोन जेब में रखकर उसे उठाने लगा। दोराइना प्लीज़ यार, कल ठीक रहेगा। अभी उन्हें आज जमील तुम्हारी आमद का बता देगा, तो वो क्या पता आराम से ये बात डाइजेस्ट कर लें और खुद नीचे आकर तुमसे मिल लें। तुम्हारे अंदाज पर उन्होंने सिर्फ जज्बाती ही होना है, और इस जज्बातीपन पे उन्होंने ये ठिकाना भी ठुकरा देना है। उसका हाथ पकड़े अपने साथ सोफे पर बिठाए वो तेजी से बोला कि दो रायना मुंह फुलाए बैठ गई। सीरियसली हन्नान, मैं इसलिए एक्साइटेड थी कि मैं जैसे ही एंटर होंगी सीधा चाचू से मिलूंगी, और आपने कहा कि अभी नहीं। अब रात के 9 बज रहे हैं, मुझे इस घर में आए 5 घंटे हो चुके हैं, और आप मुझे उनके पास जाने नहीं दे रहे। चाहते क्या हैं आप? तंग होकर बोलते हुए उसने अपना हाथ हन्नान के हाथ से हटाया। शादी की पहली रात लड़की अपने शोहर का इंतज़ार करती है, उसकी आमद, उसके बोल, उसके प्यार की मुंतज़िर होती है। और ये मोहतरमा देखो,
छोटी बच्ची की तरह अब्बू के पास नहीं चाचू के पास जाना है। वो बिगड़ कर चाय का सिप लेते हुए बोला, ये कोई नॉर्मल शादी नहीं थी हन्नान, और आपको जल्दी मची हुई थी कि मैं तो आज की आज ही लेकर जाऊंगा। अब भुगते। वो सामने लगी बड़े से टीवी को घूरने लगी जहां CNN चैनल पे न्यूज़ चल रही थी। क्यों भुगतूं? मैं भला सिकंदर थोड़ी हूँ जो अपने बाल ही नोचता रहता है। उससे दूर आईना का बाजू पकड़कर उसे खुद से करीब किया। अब की बार आईना उसकी बात पे चौंकी। क्या मतलब? सिकंदर भाई और मिशी खुश नहीं है? अन्नान ने उसे ऐसे देखा, लाइक सीरियसली हम अब ये बैठकर डिस्कस करेंगे? वो सिकंदर का नाम छेड़कर पछता रहा था। बहुत खुश हैं, इतने खुश कि अब मेरी खुशियों को आग लगाने पे तुले हैं। फॉर गॉड सेक हन्नान, आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे आप पे बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। अच्छा, अब जाऊं मैं? अब तो जमील ने उन्हें बता दिया होगा मेरे बारे में। इससे पहले हन्नान कुछ कहता सीढ़ियों पे कदमों की चाप, हन्नान एकदम चौंक गया। उसे सीधा सामने लगी क्लॉक को देखा, पीछे चेहरा मुड़कर जहाँ हदार सीढ़ियों से उतर रहा था। वो इस वक्त सफ़ेद शलवार कमीज से मलबूस, स्लीव्स को कोनों तक फोल्ड किए, आंखों में नजर का चश्मा पहने। वो काफ़ी चासिब नजर दिखाई दे रहा था, मगर उसके चेहरे पे रकम संजीदगी और आंखों में सख्ती ने हन्नान को कुछ अच्छे सिग्नल्स नहीं दिए थे। इससे पहले हन्नान उठकर उनसे बात शुरू करता कि दुरायना उन्हें बिल्कुल ठीक ठाक, पहले से ज़्यादा बेहतर देखकर खुशी से उठी और चलकर उनके साथ किसी छोटी बच्ची की तरह लग गई।